सर रोगी की अग्नि सम है, एक रोगी है सर, उसकी हम्म। अग्नि सम है, हम्म। अवस्था निराम है, मल प्रवृत्ति भी ठीक है, प्रकृति उसकी पित्तज है। हम्म। और सर दिक्कत लक्षण कुछ भी नहीं है, लक्षण सिर्फ रिपोर्ट पे है कि उसके ट्राइग्लिसराइड सर 500 400 600 हम्म। इतने रहते हैं। हम्म। तो परीक्षा में सर मुझे कोई लक्षण नहीं मिला हम्म। सिवाय उसकी रिपोर्ट के। हम्म। तो सर इसका विचार मैंने ऐसे किया कि अगर मेद धातु हम्म। की वृद्धि है हम्म। तो वो मेद स्थूल है क्या धातु रुग्ण? अग्नि की। नहीं नहीं सर, बिल्कुल है, हम्म। मतलब हम्म। जैसे आप कह लो वात पित्त हम्म। प्रकृति, हम्म। स्लिम ट्रिम। हम्म। ओके। ये हम्म। सर। हम्म। ये सर। तो सर मेद धातु अग्नि की दृष्टि का विचार किया और हम्म। उनको चवि का सब सिर्फ दिया। हम्म। तो लेकिन सर जैसे ही देते दूसरे दिन ही उसने कहा कि दाह हो रहा है अंदर। हम्म। हाँ बस। तो सर इसका क्या, कैसे कैसे कहाँ चूक रह गई है? नहीं, अगर देखो, ये सब जो टेस्ट कर रहे हो ब्लड के मार्कर्स देखते हैं हम, ठीक है ना। अभी तो ऊपर से देखा जाए तो पेशेंट सब अगर ठीक है, कुछ भी उसमें ये नहीं है, तो रक्त पर काम करने वाली दवाई देने की। पहला अग्नि अच्छा है क्या देखना है, जीवा निराम है क्या देखना है, हाँ, मल प्रवर्तन बराबर हो रहा है देखना है। अगर ये सब कुछ ठीक है, हाँ, तो रक्त पाचन में हम क्या करते हैं कि रक्त में गया हुआ मेद, रक्त में गया हुआ आम, रक्त में गया हुआ ऐसा निदान करके क्लेद, हाँ, तो वो ट्राइग्लिसराइड के क्लेद की परिभाषा में लेना, मेद की परिभाषा में लो, आम के परिभाषा में लो, और उस हिसाब से उसका पाचन कर दो। अब रक्तगत क्लेद ज़्यादा है, रक्तगत कफ ज़्यादा है, हाँ, ऐसा अगर हमने निदान किया तो अमृता अच्छा काम करती है। हाँ, रक्तगत क्लेद, हाँ, ऐसा अगर हमने, क्योंकि क्लेद जो है वो दो प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, उसके उष्णता, उष्ण क्लेद और शीत क्लेद। ऐसे शास्त्र में नहीं है पर मैं बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि क्लेद वर्धन करने वाले जो हेतु देखें तो उसमें शीत भी हेतु है, जैसे स्निग्ध खाना, दूध ज़्यादा पीना, घी ज़्यादा खाना, ठीक है, दीवा स्वाप, ये तो शीत हेतु होते हैं। मांसाशन, हाँ, ऐसे जो हेतु है वो उष्ण भी हेतु है क्लेद के। तो क्लेद को अगर पित्तानुबंध हो तो पाक की संप्राप्तियां मिलती है, हाँ, रुग्ण में। और क्लेद को शीत की अगर अनुबंधता हो शीत गुण की तो स्त्राव की संप्राप्तियां मिलती है। तो उस प्रकार से क्लेद का विचार करो, मेद का विचार करो, और ऐसे विचार करके रक्तपाचक, अमृता, मंजिष्ठा, ऐसे रक्तगामी, रक्तशोधक, हाँ, ऐसी दवाइयाँ देकर 1 महीने तक देखो, 1 महीना, 1.5 महीना तक, कि उसका वो ट्राइग्लिसराइड कम हो रहा है क्या नहीं। कम हो रहा है तो ठीक है, हाँ, तो ट्रीटमेंट 1-2 महीने 3 महीने कंटिन्यू करो, उससे तकलीफ तो कुछ होगी नहीं उसको। उससे भी कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा है तो कुछ भी मत सोचो। हम्म। ठीक ठीक है ना। हाँ, क्योंकि हम रक्त ले रहे हैं और उस पर ये कर रहे हैं, वो जो पैरामीटर्स देख रहे हैं, तो उसका ये काम करना चाहिए। तो ये करो, और फिर उससे होता है तो ठीक। हम्म। कैसे करो, रक्तगत क्लेद, रक्तगत आम, रक्तगत मेद, ऐसी संप्राप्तियां लेकर ऐसे कुछ बनता है क्या देखो। वो क्लेद ठीक वर्धक कुछ ठीक। खा रहा है क्या, विरुद्धाशन कभी कभार, रक्तगत आम की ही संप्राप्तियां ज्यादा रहती है, ठीक है ना। तो उस प्रकार से काम करो। रक्तपाचक तो देना ही देना है। और बाद में अगर कफ ज़्यादा हो रक्त में तो वचा हरिद्रादि गण दे दो, अमृता दे दो, हाँ, ऐसे दे दो। हाँ, आपको विषजन्य संप्राप्तियाँ और शीतजन्य क्लेदजन्य संप्राप्तियाँ दिख रही तो मंजिष्ठा ये सब द्रव्य दे दो। हरिद्रा मंजिष्ठा ऐसे कल्प दे दो। तो ऐसे अगर करोगे तो वो निकल जाता है पेशेंट। ओके मॉडर्न की प्रोफेसर। रिपोर्ट हमें फेंकने भी नहीं है पर उतना उन पर काम भी नहीं करना है, ठीक है। पर वो जो रिपोर्ट है वो आयुर्वेद की परिभाषा में हमें लाने पड़ेंगे कभी तो, है ना। राइट। पर ऐसा भी नहीं है, अब ऐसे भी हर टाइम नहीं होगा कि आप वो दोगे और वो ट्राइग्लिसराइड ठीक होगा, ऐसे भी नहीं, कभी कभार नहीं होगा। कई रुग्ण रहते हैं उनकी फैमिली हिस्ट्री में हर एक का ये ज़्यादा रहता है। पहले तो था कि ये जो HDL LDL रेशियो और ये सब प्रोफाइल देख के ब्लॉकेज का अनुमान करते थे। अब वो बोल रहे हैं कि इसका और ब्लॉकेज का कुछ संबंध ही नहीं है। तो उनके सिद्धांत सालों साल बदलते हैं, है ना। तो हम क्यों बदले, हमारे जो सिद्धांत है जो बदलते ही नहीं, है ना। तो हमारे हिसाब से उन करो। फिर भी पेशेंट को अगर ये लग रहा है ना आपको कि वो सब दिनचर्या ठीक है, तो हमारी दिनचर्या में जो जो चीज़ें हैं तो वो बाकी सब कुछ किया होगा पर वो अभ्यंग नहीं करता होगा, वो व्यायाम नहीं करता होगा, हाँ,
बाकी पैरामीटर तो ठीक है ना, पर ये नहीं करता होगा, तो ये भी उनको करने बोलो, ठीक है ना। कई व्याधि के और हेतु सर में अभ्यंग नहीं करना ये कारण बोला है, इसका मतलब अभ्यंग नित्य करना है, ठीक है ना, बराबर है ना। तो वो हेतु हो सकता है, हाँ, ठीक है ना। ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का वो भी हेतु हो सकता है, क्योंकि तेलाभ्यंग क्या करेगा, मेद का ही विलयन करेगा, है ना। तो वो भी हेतु ऐसे राइट राइट ऐसे राइट। उल्टा सुल्टा ऐसे हेतु ये करो, निकालते जाओ, है ऐसे। और सर मोरोवर पेशेंट है घृत का परम द्वेषी है कि सर बचपन से ही घृत उसने खुशबू ले ली, साथ ही ऐसा लगता है कि अभी बाहर निकल जाएगी। क्या हुआ, गुरु तो नहीं कि खाता, घृत का ठीक है द्वेषी ना, है सर रहने दो ना, घृत। मत खाने दो, दूध पीने बोलो, है ना। नवनीत खा सकता है। यस यस। और अगर ऐसे गुरुत नहीं खा रहा है ना, तो वो सब्जियां बनाते हैं तो उसकी जो तड़का लगाते हैं ना, वो तेल से अच्छा गुरुत का तड़का लगा बोलना, तो वो क्या स्मेल नहीं आता गुरुत का। ऊपर से अगर लिया चपाती रोटी पर गुरुत, तो वो स्मेल आता है कईयों को, और नहीं कईयों को पसंद नहीं है। पर आप तड़का लगाओ उसके, ऐसे जाने दो शरीर में गुरुत, है ना। जैसे सर पेशेंट की ऐसे पेशेंट की स्टैटिन चलती होती है, ट्रोवास्टैटिन ये वो। तो सर इसमें सर कैसे विचार किया जाए कि पेशेंट की कैसा रहता है, हाँ कैसा रहता है, क्लोपिडोग्रिल या फिर बाकी की जो ब्लड थिनिंग एजेंट रहते हैं, जब पेशेंट जब कुछ होता है ईसीजी में चेंजेस आते हैं, कभी उसको ब्रीथलेसनेस होता है, फिर ईसीजी निकालता है, फिर उसको पता चलता है ऐसा ऐसा कुछ तो है, एसटी एलिवेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ये वो, और फिर वो जो डॉक्टर है वो उसको ब्लड थिनिंग एजेंट विथ एंटी जो एजेंट है वो देते हैं। अब ये एस्पिरिन क्लोपिडोग्रिल ये कॉम्बिनेशन ये सब देते हैं, वो उनका जो पहला जो डोज रहता है वो ज़्यादा डोज रहता है, ठीक है, चाहे वो 100 हो 150 हो, ऐसा डोज रहता है। और उसके बाद उन्होंने बोला रहता है कि पेशेंट वापस आओ, 15 दिन के बाद आओ, 20 दिन के बाद आओ, 1 महीने के बाद आओ। पेशेंट कभी कभार आता नहीं, और वो जो डोज लोडिंग डोज है वही वो कंटिन्यू करता है कभी कभार पेशेंट। और ऐसे बहुत से पेशेंट होते हैं कि वो थिनिंग इतना ब्लड थिन हो जाता है और बाद में उसके कॉम्प्लिकेशन आते हैं, तो वो 50 पर लाकर वो स्टेडी रखना रहता है एलोपैथी इसके अनुसार, मॉडर्न के अनुसार। पर वो ऐसे रखते नहीं, कभी कभार 100 150 एमजी की गोलियां जो चालू रखती हैं, तो वो एक ये रहता है। दूसरी चीज़ है कि रक्त का संगठन रहता है। देखो आपके हृदय में या फिर किधर ब्लॉक आ रहा है, अवरोध जन्य आ रहा है, तो आप खून पतला करना ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, ठीक है ना, बराबर है ना, ये हो ही नहीं सकती। क्यों, ब्लॉक तो हृदय में है, पतला खून तो पूरा शरीर का पतला हो रहा है ना। तो ये जो ट्रीटमेंट ये जो संप्राप्तियां होती है वो रक्त का द्रव गुण बढ़ने की संप्राप्तियां रहती है, रक्त का पृथ्वी महाभूत कम होने की संप्राप्तियां रहती है, हाँ। जैसे धातु शैथिल्य में ये संप्राप्तियां होती है, हाँ। तो क्लेद ज़्यादा बढ़ने के बाद, हाँ, क्लेद मीन्स क्या, शरीर में मॉइस्चर जो है ना उसको क्लेद बोलते हैं, हाँ। क्लेद ये शब्द से क्या डर नहीं है, जैसे शरीर में एक पानी रहना चाहिए, इतना नहीं कि एक कि मल आगे जाए, मूत्र आगे जाए, है ना, इसके लिए जो है वो क्लेद है। पर ये क्लेद अगर ज़्यादा बढ़ गया, हाँ, धातुओं में गया, तो क्या हो जाता है, उस धातुओं का जो धारणत्व है, जैसे जो मांस धातु है वो कितना कड़क रहना चाहिए, है ना, कितना उसमें पृथ्वी महाभूत रहना चाहिए, उतना परसेंटेज का पृथ्वी महाभूत नहीं रहता, तो उसमें शैथिल्य आ जाता है। वैसे हर धातुओं में आ जाता है। तो ये रक्त का द्रवगुण बढ़ना, रक्त का पृथ्वी महाभूत कम होना, ऐसे करके उसका विचार करके हमें कल्प देने चाहिए, अगर वो गोलियां अगर कम करनी हो तो। दूसरी दूसरी बात है, कैसे कम कराए? हाँ, दूसरी बात तो ये है कि झट से कभी भी ये गोलियां कम नहीं करनी, हाँ, उसको टेपरिंग डोज से कम करना है। दूसरी बात ये दिमाग में बिठाया गया, इसके पहले नहीं था थिनिंग एजेंट, हाँ, ये लाइफ सेविंग ड्रग थे, लास्ट में कभी तो देने वाले जो दवाइयाँ थी जो अभी कॉमनली यूज हो रहे हैं, है ना। तो पहले तो बात ऐसा नहीं होगा कि ब्लड थिनिंग एजेंट एकदम झट से बंद होने के बाद ब्लॉकेज होंगे, ऐसा नहीं होगा, हाँ। ब्लॉकेज की जो संप्राप्तियां हैं उस पर काम करना पड़ेगा, उसको दिनचर्या उसकी सुधारो, हाँ, रक्त धातु पर काम करो, जो जो कुछ चीज़ें हैं गलत हो रही है उस पर काम करो,
और फिर वो थिनिंग एजेंट जो है वो धीरे धीरे कम करो और हमारी दवाइयाँ चालू करो। ऐसे करोगे तो ब्लॉकेज निकल जाते हैं, कुछ तकलीफें नहीं आती, पैरेलल सर्कुलेशन चालू हो जाता है, कोलेटरल सर्कुलेशन अच्छा से अच्छा चालू हो जाता है। हाँ, हृदय जो मर्म दिया है भगवान ने, वो सिरा मर्म दिया है। तो उसकी नए नए सिरा निर्मित होने की चांसेस बहुत रहती है। हाँ, वो एक पर डिपेंड नहीं रहता, एक कोरोना आर्टरी बंद हो गई तो दूसरी कोलेटरल सर्कुलेशन चालू होता है, पर उसको ट्रिगर मिलना चाहिए। ठीक है चालू होने के लिए तो रक्त पाचक चालू करना, मेदोपाचक चालू करना, हृदय पर अगर वैसे ब्लॉकेजेस है तो हृदय पर बला तेल का पिछू धारण करना। हाँ, ऐसे अगर करोगे हाँ तो ये चीज़ें होती नहीं। बस्ती बस्ती उपक्रम करना, बस्ती उपक्रम से ट्रिगर बहुत कम हो जाता है अटैक का। तो ये ऐसे करो चालू। थिनिंग एजेंट बहुत रिस्की है, बाद में रिनल जो मैनिफेस्टेशन होता है ना वो नहीं रिकवर होता। ऐसे क्योंकि प्राकृत संगठन द्रव रक्त का कभी कई बार पेशेंट में क्या होता है, कम कम डोज रहता है और वो बहुत साल थिनिंग एजेंट लेता है तो उसको साथ में भी हो जाता है, पर उसके जो थिनिंग एजेंट के जो साइड इफेक्ट है वो दिखते ही है ना। ऐसे ये सर इसका सर स्टैटिन्स का लेटेस्ट रिसर्च में ये आया भी है कि सर मसल्स के लिए डिजनरेटिव है, कार्डियक मसल्स के हो गई ना कि क्योंकि साक्षात हृदय पर जाने वाला गामी तो उसका हृदय है। ठीक है, रक्त का द्रवत्व निर्माण करने वाला है तो हृदय के मांसपेशियों में शैथिल्य आएगा ही, है ना। हाँ, पर ये रिसर्च बाद में होते हैं, फिर वो मॉलिक्यूल बंद हो जाता है, जब तक नया मॉलिक्यूल नहीं आता तब तक वो पहला मॉलिक्यूल चलता है। ये क्या बोलते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज है। ठीक है ना। अभी के पहले के मॉलिक्यूल तो अभी कोई यूज़ नहीं करता, नए नए मॉलिक्यूल आते हैं, टारगेटेड ऑर्गन उनका स्पेसिफाइड टारगेटेड ऑर्गन रहता है ना। और इससे क्या हो जाता है, बाद में फिर जो कॉम्प्लिकेशन है वो कई सालों के बाद पता चल जाते हैं, रिसर्च पेपर आ जाते हैं और फिर वो मॉलिक्यूल उसका कॉम्बिनेशन चेंज होता है, ऐसा होता है वो। ऐसा है। और सादी बात है कि अगर तुम्हारी हेल्थ व्यवस्था जो है, आरोग्य व्यवस्था है, अगर वो दुगनी स्पीड से तरक्की कर रही हो, बराबर है ना, तरक्की ज़्यादा है ना, उसकी स्पीड ज़्यादा है ना, टेक्नोलॉजी और साइंस का ये, तो आपका हेल्थ जो है उसकी भी तरक्की होनी चाहिए। ये सादा कॉमन सेंस है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चाहिए ना, है ना। आपके पास लाइफ सेविंग ड्रग्स बहुत है, इसका मतलब आपकी लाइफ बढ़नी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है ना। अभी एक 20-25 साल के बाद तो 70 के ऊपर के लोग दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे वो प्रश्न चिन्ह है। बूढ़े लोग दिखेंगे कि नहीं, क्योंकि 50 तक ही अटैक आ रहा है लोगों को, स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, जो क्या बोलते दवाइयों का जो दिन में वापर जो है वो बहुत बढ़ गया है ना। तो अभी एक 20-25 साल के बाद जो है वो हमारी जो अभी समाज व्यवस्था जो है ना, उसके बहुत विपरीत समाज व्यवस्था, विपरीत मीन्स अलग सी समाज व्यवस्था होने वाली है। आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि 2000 तक जिस स्पीड में हमने तरक्की की है टेक्नोलॉजी के मामले में या फिर सभी मामलों में, जो स्पीड है उससे 100 गुना ज़्यादा स्पीड ये 20 सालों में है। 20 साल पहले आप सोच नहीं सकते थे कि ऐसा मोबाइल हो सकता है कि जिसको टच करने के बाद कुछ फंक्शन चालू हो। 20 साल की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत बहुत पुरानी नहीं बात कर रहा हूँ। हाँ, 2003-4 की बात कर रहा हूँ। जब हम सोच भी नहीं सकते थे, हमने ऐसे दिमाग सपने भी नहीं पड़ते थे हमें कि ऐसे कोई स्क्रीन हो सकती है कि उस पर टच करने के बाद कोई फंक्शन चालू हो। और आज आपके हाथ में क्या है, देखो, टच तो जाने दो, बहुत बड़ी चीज़ है, आप क्या क्या कर सकते हो उस चीज़ से। ये इतनी 20 साल की तरक्की है, ठीक है ना। इसके आगे 20 साल की जो तरक्की होने वाली है उसकी आपने कल्पना भी नहीं की है, ठीक है ना। आपको क्या लगता है कि 20 साल के बाद पेशेंट ऐसे ओपीडी में आएंगे, आप ओपीडी में बैठेंगे और पेशेंट आएगा, इतना इजी लग रहा है आपको? होगी नहीं होगी लाइफ ऐसी इतनी इजी। तर्क के आधार पर आप सोचो क्या होगा कि ऐसे ऐप निकलेंगे, पेशेंट अपने सिम्टम्स डालेगा ऐप पर, ठीक है, ज्वर है, इतने दिन से ज्वर है, इतने दिन से बुखार है, इतना इतना टेम्परेचर है, बॉडी पेन है, इतने दिन से है, रिपोर्ट वो पीडीएफ रिपोर्ट जो है वो ये करेगा, अपलोड करेगा, उसको प्रिस्क्रिप्शन आएगा।
आपको आपकी क्या ज़रूरत है उसको? बहुत अलग होने वाली है 20 साल के बाद की ज़िंदगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक इंसान सोच रहा था कि मशीन ये कर सकता है, कैलकुलेशन मशीन कर सकता है, मशीन ये कर सकता है। पर मशीन जो है, टेक्नोलॉजी है, वो खुद सोच नहीं सकती। मशीन का खुद का दिमाग नहीं है कि वो खुद सोचे, खुद खुद के बारे में खुद सोचे। ऐसा अभी तक का मानना था। अभी इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी इतनी आई है कि ऐप है कि उस ऐप में अगर आपने आपकी भावनाएं डाल दी, भावनाएं मीन्स क्या कि मैं मेरा बहुत मूड खराब है, मेरे ज़िंदगी में ये हादसा किया, ऐसा हुआ, तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो गाना बनाती है उस हिसाब से, और लिरिक्स बनाती है उस हिसाब से, उस भावना के हिसाब से। तो अभी टेक्नोलॉजी ने इस पर भी ये हो रही है, ठीक है ना। तो 20 साल के बाद की ज़िंदगी वो बहुत अलग रहेगी। तो इसके हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा है। किस पर था टॉपिक हमारा? अलग गया टॉपिक। क्या बोल रहे थे हम? आपको नहीं लगता ऐसा होगा? क्योंकि देखो कितने साल में कितने डॉक्टर्स बाहर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है ऐसे पेशेंट आएंगे आपके पास? एक एक दो दो करके, और एक एक दो दो पेशेंट में आपका गुजारा होगा? नहीं होगा। कितने कितने डॉक्टर्स हैं अभी आपके शहर में? पहले गांव में, शहर में एक था, है ना। फिर गांव के लोग वो शहर में आते थे, अब गांव गांव में डॉक्टर हो गया, उसकी पैथोलॉजिकल लैब है, उसका मेडिकल है ना। अब गांव के लोग भी शहर नहीं जा रहे। एक एक गली गली में एक एक, अभी मेरे गांव में कार्डियोलॉजिस्ट 2-3 है एक ही रोड पर। स्पेशलाइज बोल रहा हूँ मैं, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है ना। मेरे साइड के हॉस्पिटल में 4 ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। अब उसमें भी वो अगर माउथ कैंसर हो गया तो उसका ऑन्कोलॉजिस्ट अलग है, वो सर्जरी के बाद उसको स्टिच देने वाला अलग है, उसके बाद कॉस्मेटिक ये करने वाला अलग है, ठीक है। वो गाल वाला कॉस्मेटिक्स, ब्रेस्ट का कॉस्मेटिक की सर्जरी नहीं करता। देखो बीडीएस आएगा, वो एमडीएस आ गया, अभी बच्चों का डेंटिस्ट आ रहा है, वो बाकियों के दांत नहीं करेगा। तो एक साइड में इतना स्पेशलाइज हो रहा है, इतना ये हो रहा है। आपको क्या लग रहा है इतने डॉक्टर्स होने के बाद आपको मिल जाएंगे पेशेंट? मीन्स नहीं होगा, ये अलग होगी चीज़, कुछ तो अलग होगी। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ऐसे ही होगी, पर आप हमारे विचार से अलग होगी दुनिया। सामाजिक व्यवस्था, अगर 50 आपके लाइफ स्पैन ही 50 हो गया और 40 तक लोग पढ़ाई, 40 तक 37 तक पढ़ाई करना और 50 तक मर जाना, 15 साल में क्या करोगे आप? ऐसा है ना, बराबर है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, इस पे बारे में सोचना पड़ेगा हमें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये जो थिंकिंग अभी तक थी कि मैं कुछ पैसे डालूँ और मेरे 20 साल के बाद मुझे मिल जाएगी, ऐसा जो कुछ था वो ख़त्म हो जाएगा। कई सालों के बाद लोग आज का सोचने लगेंगे, आज का कल का सोचने लगेंगे। ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ अलग हो सकता है, ऐसा है। कुटुंब व्यवस्था रहेगी क्या नहीं रहेगी, ये बड़ी बात है ना। ऐसा सब कुछ है। ठीक है, तो वो अलग टॉपिक है। और नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था आपका? हो गया, गुरुत्व का था ना? यस यस। ऐसा हुआ, ठीक है। आगे और हाँ, किसी का कुछ प्रश्न है, पूछो। तो अभी का जो समय है ना, अभी 20 साल का छोड़ो, अभी का समय ऐसा है कि एक तो आप इतनी पढ़ाई करो कि आप खुद के इस पर प्रैक्टिस कर पाओगे, पैसे कमा पाओगे, या फिर जो बड़े शार्क है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, उसमें जॉब करो तो फिक्स इनकम आपको मिलेगी, दिमाग का दही करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 ही ऑप्शंस हैं, ये बीच का ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। मैं ठीक ठाक हूँ, मैं ठीक ठाक करूँगा, ये ठीक ठाक को अभी चांस नहीं है, ठीक है। क्योंकि स्पर्धा ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है। एक तो खुद का पोटेंशियल ज़्यादा चाहिए, नहीं तो जिसका ज़्यादा पोटेंशियल है उसके अंडर काम करो। ये 2 ही शक्यताएं अभी आजकल के इसमें ज़्यादा है। ऐसे ठीक है। और अभी देखो कि दूर के जो टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ से वो बुक करते हैं, तो भविष्य में ऐसा होगा कि वो ऐप पे आप सब डाल दोगे, प्रिस्क्रिप्शन आएगा और वह प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि आपको ये दवाई लेनी है,
और ये इतने इतने दिन आपको IV एंटीबायोटिक लेनी है, तो कौन से बेड, कौन से हॉस्पिटल के कौन से बेड खाली है वह उधर ही बुक करना, और फिर जाना वहाँ से IV जो है वो सब लेना। ऐसे हो सकता है, अभी नहीं है हुआ है पर ऐसा हो सकता है ना। यस सर। सर वो जैसे जो सर साम रक्त, साम रस, रस रक्त जैसे साम धातुएं होती हैं सर, तो उसमें सर पहले तो ऐसे विचार होता था कि मतलब मेरा और मेरे बैचमेट्स का कि आम आम जो है, आम अपक्व अनरस जो है वो रस धातु के साथ मिलकर साम बनाता है। बट सर बीच में पता नहीं सही है कि नहीं, बीच में ये भी विचार हमने किया था कि सर कि जो आम अनरस बनता है सर उसी से ही आगे धातु बननी है, तो वो जो अपक्व अनरस है उसी से अपक्व ही रस धातु, उसी अपक्व रस धातु से अपक्व रक्त धातु, तो क्या ऐसे क्रम चलता है सर? तो जैसी रस धातु की नेचर बोलो बोलो, तो जैसी रस धातु की नेचर है, गुण है प्राकृतिक, वो आमज रस धातु के भी ऐसे ही गुण रहेंगे कि हमें उष्ण गुण से उसको हैंडल करना पड़ेगा, और आगे रक्त धातु के भी, आमज रक्त धातु के भी वैसे गुण रहेंगे कि हमें शीतल गुण से उस आमज रक्त धातु का पाचन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उष्ण देंगे आमज रक्त धातु में, उसकी तो प्रकृति में ही उष्णता है। तो क्या ये विचार सही है या दूसरा विचार जो? नहीं, सुनो, पहले आम जो कंसेप्ट है वो बहुत बड़ा है, वो इतने तक सीमित नहीं है। आम ये ऐसा पदार्थ है जिसका पाचन नहीं होता, जिसका पाचन नहीं हो पाता, और ये ऐसा पदार्थ है जिससे धातु पोषण नहीं हो पाता। ठीक है, हाँ, ये ऐसा पदार्थ है जिसका पाचन नहीं हो पाता, जिससे धातु पोषण नहीं हो पाता। ग्रंथकारों ने टीकाओं में कहीं कहा, ऐसे भी लिखा है कि जो दोष उत्क्लेश होता है वही आम है। तो जो दोष दुष्य समोर्चना होती है, जो एक दोष और दूसरा दोष एक दूसरे में मिलता है, उसको भी आम कहा है। ठीक है, तो आम की जो कल्पनाएं हैं वो इतने तक सीमित मत रखो कि आहार है, उसका अपक्व हो गया, फिर आम निर्मिति हो गई, इतने तक नहीं है सीमित। हाँ, ठीक है, तो आम इतना व्यापक है, जहाँ जहाँ ऐसा भाव पदार्थ आपके शरीर में आपको पता चले कि वो धातु पोषण नहीं कर पा रहा है, हाँ, वो पाचन खुद का उसका हो नहीं रहा है, तो वो आम है। अब दिन भर हमारे शरीर में आम निर्मिति होती है, हाँ, अवस्थिक, पर वो अवस्थिक उसका पाचन होता है। ठीक है, अब दोषों के कारण अग्निमांद्य हो, दोषों के कारण अग्नि पर कुछ ये हो, तो क्या होता है, जितना पचना चाहिए उतना पचता नहीं, और ये अविपक्व जो है वो आगे आगे चला जाता है। अब ये ज्वर है तो उसमें वो आम जो, वो अग्नि जो है, साम दोष जो है वो ये करते हैं, और फिर वो जो है रस धातु के मार्ग से शाखागत जाता है, ऐसी संप्राप्ति है। संधिगत वात में, आमवात में वही आम जो है वो संधिगत जाएगा, वो स्थान के अनुसार ये करेगा। अब उससे हमें पता कैसे चलेगा कि ये इसका है, कि धातुगत गया है, इसमें गया है, उसमें गया है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसका एक सादा नियम है। उसका सादा नियम ये है कि उस धातु के जो फंक्शन है, उस भाव पदार्थ की जो फंक्शन है, शरीर में कार्य है, उस कार्य में कमी महसूस होती है, या फिर बढ़ जाते हैं, या फिर उसमें विगुणता आती है। ठीक है, जैसे मुझे अगर मांस धातु है तो मांस धातु को काम क्या करना है, को धारण करना है, बल देना है, तो उस बल में कम ज़्यादा ये हो गई तो हम बोल सकते कि इसमें है। पर उन्होंने फिर क्या किया, आम के एक सेपरेट लक्षण दिए हैं, कि ये कॉमन लक्षण है, श्रोतोरोध बलभ्रंश गौरव अनिल मूढ़ता, ये मेन लक्षण है, ये हो एक एटलीस्ट मिनिमम ये लक्षण होने चाहिए। हाँ, तो वो जो है अन्नज आम जो हम कहलाते हैं वो आम है। ठीक है, फिर उन्होंने साम, अगर वही आम सामवात होगा, तो सामवात के क्या लक्षण है, तो उन्होंने दिए हैं कि अंतरकुजन, अंतराटोप, ये सब वो लक्षण दिए। सामपित्त होगा कैसे, तो उसके लक्षण दिए, वो लक्षण के आधार पर दिए हैं। पर अगर हमें नहीं मालूम, लक्षण के आधार पर नहीं मालूम, तो पित्त के प्राकृत कर्म क्या है, तो ऐसे ऐसे लक्षण पित्त के प्राकृत है, वैसे दिख रहे क्या, नहीं है, तो हम वो जान सकते कि ये सामपित्त है। ठीक है, इस आधार से जान सकते हैं। पर आम जो कंसेप्ट है वो इतना छोटा नहीं है जितना हम समझ रहे हैं।
ठीक है। दूसरी बात यह है, हमें आम क्यों समझना है, चिकित्सा के तौर पर समझना है। अगर वो साम हो, अगर उसमें आमता हो रुग्ण में, व्याधि में, तो हमें उसको शोधन नहीं देना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें आम समझना है, ठीक है। अगर मुझे किसी पेशेंट को वमन देना है, किसी पेशेंट को विरेचन देना है, तो वो निराम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए निराम? क्योंकि अगर मैंने उसके साम दोष रहेंगे और मैंने उसको वमन दे दिया, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो हमें जबरदस्ती से हमने दोष बाहर निकाले ऐसे होगा और उसकी बलहानि होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए उत्क्लेशित दोष जहाँ रहते हैं वहाँ हम निराम और साम नहीं देखते। जैसे आमाशय से उत्क्लिष्ट आ रहा है ऊपर, हाँ, पित्ता आ रहा है, अम्लोदगार आ रहा है, तो वहाँ वो साम होगा तो भी हम वमन ही करते हैं, हाँ, ठीक है, सद्यो वमन करते हैं, ठीक है ना, तत्रोत्कृष्टे समुत्कृष्टे, हाँ। तो वैसे हो गए तो उधर नहीं हम देखते। क्यों? क्योंकि वो बाहर ही आ रहा है, उत्क्लेशित ही है। पर जब वो लीन हो जाता है ना, जब वो लीन हो जाता है, धातुओं में जाता है स्रोतस के मार्ग से, तब क्या करना पड़ता है, हमें स्नेहन स्वेदन देके लीनता जो है शाखागत गया हुआ हमें कोष्ठ में लाने पड़ते हैं और उस वक्त फिर ये करना पड़ता है, ठीक है ना। हाँ, तो क्या था ये, तो इस प्रकार से करना। तो पाचन ये ट्रीटमेंट है और ये सभी में देनी ही देनी, क्योंकि क्या है, कोई निराम अवस्था में ज़्यादा आता नहीं है और पाचन से कुछ तकलीफ होती नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अग्नि बढ़ेगा, हाँ, अग्नि ज़्यादा बढ़ेगा तो हमें पता चलता है कि अभी ज़रूरत नहीं है, बलहानि होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए लंघन जो चिकित्सा है वो पहली चिकित्सा है। ऐसा है। और क्या? सर, एक पेशंट आहे, एक 61-62 एज आहे. थांबा, 61 नेहमी हे असते, रायनायटिस सर्दी असते. हा, 61. सर्दी असते नेहमी मधून अधून आणि जॉईंट पेन आहे. वजन तिचं 75 आहे वजन. आणि बाकी इंडायजेशन म्हणजे पचन मधनं जरा म्हणजे रेग्युलर नाही व्यवस्थित पचन होत, मला व्यवस्थित नाही होते. बाकी मूत्र प्रवृत्ती व्यवस्थित आहे. मला अगर अच्छा नहीं हो रहा है ना, तो ये सब ये अभी आम का चल रहा है, आम का पेशेंट है ना, अजीर्ण का पेशेंट है, उसका आम पाचन अगर करे, देखो मल प्रवर्तन क्यों नहीं होता, सामता के कारण नहीं होता, अग्निदुष्टि के कारण नहीं होता, है ना। हम क्या करते हैं, मल साफ नहीं हो रहा है इसलिए पेट साफ होने की दवाइयाँ देते हैं, रेचन बिचन कई लोग देते हैं बिना पाचन के। तो बिना पाचन के रेचन देना ये बलहानि करने का लक्षण है। कई लोग धोती योग चूर्ण लेते हैं, कई लोग ऐसे लेते हैं ना, तो बिना पाचन का अगर आप ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, बलहानि हो जाएगी रुग्ण की, बाकी कुछ नहीं आएगा। इसलिए पाचन ये चिकित्सा है, पाचन होना चाहिए। अग्निदीपन, आप रुग्ण का पाचन करोगे, अग्निदीपन करोगे ना, तो मल प्रवर्तन अच्छा ही होता है। अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो रही बात अभी इस पेशेंट की, वो अजीर्ण से प्रतिशय उत्पन्न होता है, अजीर्ण से ये सब लक्षण दिखते हैं, है ना। हाँ, तो डिटेल केस ले लो और उसके हिसाब से उसका निदान कर लो। ठीक है ना। आवाज नहीं आ रहा है आपका। हाँ, नी जॉइंट पेनचा और वेट लॉस। नी जॉइंट पेन क्या? जॉइंट पेन जो आहे, गुडघे दुखी। हाँ, जॉइंट पेन पूछना कभी पेशेंट को, कब वेदना कब होती है, सुबह शाम रात को, हाँ वो देखना। हाँ, वेदना कब कौन से ऋतु में होती है, शीत उष्ण ये ऋतु। वेदने में शोथ है क्या है, शोथ कब बढ़ता है, सुबह शाम रात को, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, खाना खाने से, ठंडा लगाने के बाद अच्छा लगता है, गर्म लगाने के बाद अच्छा लगता है, क्या लगाने के बाद अच्छा लगता है, शोथ आता है जाता है क्या, शोथ आता है जाता है तो वातज शोथ। हाँ, अरक्त वर्णता दाह है क्या, तो वो पित्तज शोथ। हाँ, ऐसे इस पर डिवाइड करना उस पर। हाँ, तो आपको पता चलता है कि कौन से दोषानुबंधी वातज है। पित्तानुबंधी वात है, कफानुबंधी वात है, आमानुबंधी है ना, क्या केवल वात है, ये सब पता चल जाता है। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से फिर चिकित्सा करना। प्रतिशय है, अग्निमांद्य है, मल प्रवर्तन नहीं हो रहा है, तो अजीर्ण की तो पहली चिकित्सा करनी है। क्योंकि क्या होगा, अजीर्ण अगर उसको रोज होता होगा तो वो पचा नहीं पा रही है, अगर वो कैल्शियम ले रही है
ये रह रही है और उसमें और वात शामक द्रव्य भी वे ले ली, पर अग्नि अच्छा नहीं है तो कुछ द्रव्य पचते नहीं। गूगल की गोलियां ऐसे के ऐसे मल प्रवर्तन से निकल जाती है पेशेंट के, और वो बोलता है मैं 2 महीने से योगराज गूगल खा रहा था। हाँ, ऐसी चीज़ें दिखने मिलती है व्यवहार में। तो वो देखो पहले। पहले सादा बेसिक जो है प्रिंसिपल, पेशेंट का अग्नि अच्छा होना चाहिए, हमें अग्नि की चिकित्सा करनी है, ठीक है ना। पाचन उसका अच्छा होना चाहिए रुग्ण का, और ये सब चीज़ें होने के बाद दवाइयों का काम। ठीक है, थोड़ा सा आम है, थोड़ा सा ये है तो लंघन से हो जाता है। बोलो। तो पाचन में शुंठी दे सकते हैं आप। एक कई वैद्य थे पहले के ज़माने में, पेशेंट आया तो पहले शुंठी दे देते, 5 दिन शुंठी खा के आओ, फिर उसके बाद चिकित्सा। तो एक अच्छा था वो भी, ठीक है, पाचन पहले करते थे। हाँ। और फिर उसको देखो, वो मैंने जो बोला ना घुटनों का, कि कोई भी दर्द हो, कोई भी चीज़ हो, उसको इसमें डिवाइड करना। कब होता है, काल में ही करना डिवाइड, रंग में, स्वरूप में, ऋतु में, उपशय अनुपशय में, इसमें उसको बिठाना कभी भी। इससे पता चल जाता है इसमें क्या है अंदर। हमें एमआरआई करने की ज़रूरत नहीं रहती। हमारा लक्षण समुच्चय ही इतना सक्षम है, निदान स्थान जो है वो इतना सक्षम है कि हमें अंदर नहीं झांकने की ज़रूरत पड़ती है ना। बरोबर आहे ना. थंड क्लायमेट आहे तिथं, राहते तिथं ते थंड आहे, म्हणजे ओढा वगैरे जातो घरापासून, थंड जागा आहे तिथं ती. आणि ट्रेकिंगची वगैरे सवय आहे, त्याच्यामुळे ट्रेकिंगमुळे थोडंसं पेन जास्त होतं ट्रेकिंग केल्यानंतर. अभी एक 61 में वो ट्रेकिंग कर रही है. हाँ, सवय आहे. तो वो वात प्रकोपजन नहीं होगा. वो देखो, फिर व्यायाम है तो अनुबंधन किसका नहीं होगा. तो उसको उपनाह दे दो. चलगुण का ट्रेकिंग रहता है ना, तो उसको उपनाह दे दो. देखो पहले अनुबंध कौन सा है. उपनाह में माश है, निर्गुंडी कल्क हो तो वो दे सकते हो, एरंड पत्र उसका कल्क डाल सकते हो. और ये चूर्ण भी डाल सकते हो, और माश के साथ उसमें तिल पिष्ट डालना, और उसका मस्त उपना रात को लगाना, सुबह खोलना. इससे वो जो है वो ठीक हो जाता है. टेनिस खेलने वाले, स्पोर्ट्स खेलने वाले, ऐसे वो में जो तकलीफ़ें होती है ना चलगुण की, उसमें उपना अच्छा काम करता है. तेल लगाना हो तो ब्रोहण करने वाला तेल, माश अश्वगंधा आदि तेल है ना. माश का प्लेन तेल बना सकते हो आप. ऐसे धनवंतर तेल है, वो तेल बना सकते हो, बला गुड़चादी तेल. और रिडक्शनसाठी लंघन वगैरे द्यायला पाहिजे का? लंघन कशासाठी? वजन कमी करण्यासाठी. अभी इस उम्र में वजन कमी करोगे? ये उम्र नहीं है वजन कम करने की. वात प्रकोप हो जाएगा. तिल का नित्य अभंग पहले बोलो. उससे जितना कम होगा उतना. ये वात का वय है ना. इसमें अगर आप वजन कम करोगे तो क्या होगा. अभ्यंग बोलो, नित्य अभ्यंग करने. घी भी खाने बोलो पेट में. गाय का घी रोज खाओ. और बोलो. पूछो और कुछ. सर्दीसाठी काही द्यायला पाहिजे का? अरे सर्दी वो अजीर्ण से है ना, उसका पेट नहीं साफ होता है ना. शक्रुता पिंडिकोदेष्टन प्रतिशाय शिरोरुजा है ना. और पेट साफ होने लगता है तो सर्दी जाती है. और क्या बोलो. पूछो 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 एक आध दूसरे. कल प्रश्न निकालो और कल भी डिस्कशन करेंगे. पहले से निकालो, दिन भर जब ग्रंथ पढ़ते हो ना तब निकालो प्रश्न. आपके प्रश्न की वजह से मेरा पढ़ना होता है. बोलो, पूछो. सर जो पलित्य है तो सॉरी खालित्य में केश का पतन होता है सर. पालित्य में व्हाइट होना. राइट.
राइट सर। तो अगर सर अस्थि धातु का क्षय नहीं है और सर पेशेंट पित्त प्रकृति है और पित्तज व्यय है, क्या है सर पित्तज ही आयु है व्यय, और सर तो उसमें सर जैसे आचार्य चक्रपाणी ने चक्रदत्त में योग लिखे हुए हैं कि उसको पित्त शमन के लिए हमें त्रिफला का लेप और मधु के साथ मिलाना चाहिए। तो सर और जैसे शीतल चिकित्सा देनी चाहिए, लेप भी शीतल बताया हुआ है। तो सर इसमें सर व्यवहार में क्या यूज किया जाता है? आंवला और यष्टि मधु। सिंपल ये है, आंवला और यष्टि मधु का पानी में घोल करना और नहाने से पहले लेप लगाना सिर प्रदेश में। 5 मिनट 10 मिनट रुकना और जैसे धोते पानी से बाल तो वैसे धोना। तो ये बहुत ही कारगर लेप है। अगर पालित्य है तो उसमें लोह भस्म डालना। लोह भस्म, यष्टि, आंवला, या फिर आंवला और लोह भस्म, ऐसे शास्त्र में भी लेप आए हैं। तो उस लेप से वो पालित्य ये हो जाता है। हमने हमारे ऑयल में ही लोह भस्म डाल दिया है, तो सूक्ष्म लोह भस्म जाता है वो इसमें। ओके सर। क्योंकि सर उनके जो योग है कुछ बनाने में काफी डिटेल्ड योग है कि हम ऐसे नहीं बनेंगे ये कि आप पहली बार ट्राई करो कि बन जाएगा। नहीं, पर ये आंवला और यष्टि है ना, उसका धावन हम देते हैं, बहुत अच्छा फर्क पड़ता है उससे। पहली तो पालित्य की संप्राप्ति जो दी है ना, शोक भय क्रोध कृताः शिरोष्मः शिरोगतः, ऐसे दिया है कि ये मेन चीजें जो है उस ऊपर की ओर उष्मा जाता है, और वो जो अपने बालों के जो रूट्स है वहाँ वो उष्मा ये हो जाता है और बाल जो है वो पलित कर देता है, वाइट कर देता है। तो ये खालित्य की भी ऐसा ही है, ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। खाली इसमें दूसरा एंगल क्या आ जाता है कि बालों का झड़ना, दारुणक होना, ये बालों का वाइट होना, ये जो है वो कुष्ठ के पूर्व रूप में भी आता है। ठीक है ना। तो पेशेंट को और भी आगे पूछना कि बाकी के शरीर पे ऐसी खुजली होती है क्या, सार्वदेहिक कुछ लक्षण दिख रहे हैं क्या, हेतु में कुष्ठकर कुछ दिख रहा है क्या। ऐसा अगर हेतु में कुछ कुष्ठकर दिख रहा है और बालों में ऐसी तकलीफें दिख रही है तो कुष्ठ का भी विचार करना। ठीक है, ऐसा है। जैसे सर खालित्य में अगर हम सपोजिंगली सर माधव निदान में ये इतना क्लियरली ना मेंशन्ड हो कि सर वातावृत पित्त है और वो दग्ध कर रहा है खालित्य में कि पालित्य में? खालित्य में सर। खालित्य मीन्स टकला, गंजा होना। खलवाट मीन्स गंजा। यस सर। तो उसमें सर उन्होंने ऐसे बता दिया है कि हाँ भी पित्त के प्रकोप से और भय और क्रोध से ऐसे करके ये संप्राप्ति, जिससे हम चिकित्सा सुख। अगर सर हमने खुद कल्पना करनी हो, कोई ऐसा रोग हो जो शास्त्र में ना वर्णित हो और सर हमारे पास आए या हमें ना पता हो कि शास्त्र में वहां पर वर्णन है, तो खुद सर मेरे से तो सर जैसे अब मैं कहूँ कि खालित्य की कल्पना खुद करनी हो कि पित्त के प्रकोप से हुआ है तो संभव नहीं थी अगर शास्त्र में ना पढ़ता। तो ऐसे कोई नवीन रोग आ जाए सर तो उसकी भी कल्पना करना तो सर बड़ा ही सूक्ष्म क्या है। ये जो डिसीज हमें जो व्याधि सब दिए ये पॉसिबल संप्राप्तियां हैं, इतनी ही व्याधि नहीं है। ठीक है ना, ये पॉसिबल है। आप कितने एंगल से सोच सकते हो, ये एंगल है। एक बार मैंने आपको बोल दिया कि देखो ये जो लोहा है ये ऐसा पिघलना है, उसको मेल्ट करना है और इस डाई में आपको भरना है ताकि आप ऐसे कड़ी बना सकोगे। अब ये मैंने आपको सिखाया, अब आप आगे जाओगे और किसी ने आपको दिया कि ये सोना ले लो, अब करो, तो आप क्या करोगे? वही करोगे। क्या करोगे? मेल्ट करोगे, वही करोगे। धातु बदल गया, चांदी दे दी, आप वही करोगे। मेल्टिंग पॉइंट बदलेगा, रंग बदलेगा, पर जो मूल सिद्धांत है कि मेल्ट करना है और उसमें उसको पोर करना है, वो नहीं बदलेगा। शास्त्र ने हमें मूल सिद्धांत दिए हैं। अब हमारे सामने चांदी आए, सोना आए, प्लैटिनम आए, कुछ भी आए, वर्णित नहीं होगा प्लैटिनम हमारे ग्रंथ में, तो क्या हुआ? हमें प्रोसीजर मालूम है क्या करना है। अगर कड़ी बनानी हो, संप्राप्ति बनानी हो, तो मुझे वो दोष दुष्य समूर्चना होनी चाहिए, हेतु मिलने चाहिए, ये लक्षण समुच्चय होना चाहिए। ठीक है ना। तो यही बोल रहा हूं ना, हमारे सिद्धांत इतने परफेक्ट है कि हमें अभी आगे कोई भी धातु आपको दे दो, प्रोसीजर यही है। ठीक है ना।
हाँ, तो हमारे पांचभौतिक सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है ना, मंगल पे गए या फिर चांद पर गए, वहां का पानी निकाला आपने और उसका कंपोजिशन दिया, तो भी वो H2O ही रहेगा। वो चांद का पानी है, इसके में ऐसा सोच के उसमें मैग्नीशियम विग्नीशियम नहीं रहेगा, क्योंकि ये मूल सिद्धांत है पानी का। वैसे ही हमारे शास्त्र के जो मूल सिद्धांत है वो इतने परफेक्ट उन्होंने बनाए हैं कि आपके सामने कितनी भी अनुक्त व्याधि हो, आपके दोष धातु मल के सिद्धांत परफेक्ट है ना। ऐसा कोई व्याधि आया जिसमें दाह ये लक्षण बहुत दिख रहा है आपको, है ना, तो आपके सामने पित्त दिखेगा, वायु के गुण दिखेंगे, है ना, ऐसे दिखेगा, यही रहेगा। तो आप क्या ढूंढोगे, हेतु में ऐसा वात कर पित्त कर ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, अग्नि विसर्प की, क्योंकि आपको अग्नि विसर्प की संप्राप्ति मालूम है, आपको जरूरत नहीं है कुछ बाकी की चीजें। आप पेशेंट बोला मुझे बहुत दाह हो रहा है, अभी ये मैडम ने जैसे पूछा कि बॉयल्स हो रहे हैं और इतने फास्ट जा रहे हैं कि आज इधर बॉयल्स कल दूसरी जगह, तो इतनी आशुकारी पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुण की संप्राप्ति अब हमें अग्नि विसर्प में मिलेगी। अभी ये अनुक्त व्याधि की परिभाषा हमें क्या मालूम रहे हैं या ना रहे, हमें अग्नि विसर्प मालूम है ना, एक एंगल दिया है ना ग्रंथकारों ने, तो इसीलिए हमारे सिद्धांत अभी भी काम कर रहे हैं। 5000 साल पहले का साइंस अभी भी इतना अच्छा काम क्यों कर रहा है, क्योंकि सिद्धांत के अनुसार ऐसा है। इसीलिए ये जो तत्वज्ञानी थे पहले, है ना, तत्व फिलोसोफर, तत्व मीमांसा, अलग अलग उन्होंने, इनके पास तत्व थे, फिलोसफी थी, तो उस फिलोसफी के आधार पर वो कल्पना कर सकते थे कि कल क्या होगा, कल परसों क्या हो सकता है ना। तर्क का अभ्यास होता था, ऐसे बड़े बड़े विद्वान बैठते थे तो वो उस पर तर्क करते थे, ये ऐसे हो सकता है। तो ये जब ग्रंथ लिखे हैं, इनकी वैद्यों की परिषद होती थी, अलग अलग अनुभव हर एक ने ये किए, और सभी विद्वान ही थे। हमारे से कई गुना विद्वान थे सभी, वो अरुण दत्त है, माद्री है और बहुत सारे हैं, है ना। तो इन्होंने सब तर्क वितर्क सब लगा के ये सिद्धांत सब पूरे के पूरे ये सब उन्होंने सब बनाए लोगों ने। हाँ, अनुभव के आधार पे, ज्ञान के आधार पे, तर्क के। ये थोड़ी हमारे जैसे थे कि अभी संस्कृत पढ़ रहे, BMS हो गया पहले, ऐसे नहीं थे, वो पूरे पंडित के पंडित थे, ठीक है ना। तो उन्होंने लिखा हुआ है तो किस लेवल का वो होगा। अगर शास्त्र में कुछ नहीं है, गलत लग रहा है, तो ये गलत नहीं है, वो हमारी बुद्धि का क्षमता कम है कि हमें वो गलत लग रहा है ना। तो उन्होंने कालातीत सिद्धांत है, उनको क्या मालूम नहीं है क्या कि उस पृथ्वी अभी 100 साल के बाद पूरी जाएगी, या फिर 500 साल 5000 साल के बाद सब अलग आएगा, उनको मालूम नहीं होगा इतनी छोटी सी बात। इन्होंने सिद्धांत ही ऐसे लिखे है कि और 5000 साल के बाद भी ये सिद्धांत कायम रहेगा, ठीक है ना। विपाक ऐसे ही रहेंगे, रस इतने ही रहेंगे और यही सब रहेगा, है ना। रस भी लिखते समय बोला है मधुर सिर्फ मधुर नहीं है, मधुर में भी पांचभौतिक का पंचीकरण करके मधुर में भी प्रकार आ जाते हैं। उन्होंने हर टाइम पर जो सिद्धांत है, हर जहां जहां उनको लग रहा है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है, वहां वहां उन्होंने छूट दी है। वो कालातीत है छूट, है ना। क्योंकि आज पिज्जा के टेस्ट अलग है, चीज की टेस्ट अलग है, उसका माधुर्य अलग है चीज का, है ना। वो स्लाइस का माधुर्य अलग है, तो उन्होंने उधर वो ये दिया है, लिमिटेशन दिए हैं हमें, है ना। तो इसीलिए ये पांचभौतिक सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत, धातु सप्त धातु सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है वो ये ऐसी इतनी सिंपल नहीं है। वात पित्त कफ निकालना, रात को सपना पड़ा और दिन में लिखा, ऐसे नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत लगी है, बहुत पढ़ाई लगी है उनको, ये सिद्धांत प्रस्थापित करने के लिए। हमें बहुत इजी लगता है ये, अरे ये तो पित्त है, ये कफ है, पर जिन्होंने जब पहले बार उन्होंने सब सोचा होगा तो क्या दिमाग लगाया होगा, है कि नहीं। और पूछो, है ना। तो अनुक्त व्याधि हो, कोई भी हो, हमारे सिद्धांत में उसको बिठाओ, हमारे लक्षण में उसको बिठाओ, उपशय अनुपशय रहेगा, सब कुछ चीजें रहेगी, उसके हिसाब से उसका ये करो। इसीलिए उन बोला है कि निदान ही मत करो, बोला है शास्त्रकारों ने। मालूम है उनको अलग अलग आने वाले हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिंड्रोम आने वाले हैं, अलग अलग नाम लेकर आने वाले हैं। अब कितनों का नाम ये करोगे, नामकरण, है ना, ऐसे, ठीक है। और पूछो। इसीलिए शास्त्र निष्ठा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तो उपदेश जो प्रमाण है वो बहुत उसको
उसका जो आदर है ना वो करना चाहिए। आज भी वो ग्रंथ, उनके जो ज्ञान है उसके उस पर हम प्रैक्टिस करते और पैसे कमा रहे हैं, ठीक है ना। और उस ग्रंथ के सभी चीज़ें 80-90 चीज़ें हमें लगती है कि हाँ ये बराबर है, और 5-10 चीज़ें लगती है जो जो इंद्रिय स्थान में है, हमें लगता है ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है क्या, हमें संदेह होता है ना, होता है ना कि अरे ये ऐसा हो सकता है क्या, सच में हो सकता है क्या। पर एक ग्रंथ अगर 90% आपको करेक्ट मार्गदर्शन कर रहा है, गाइडेंस कर रहा है, तो 10% पर विश्वास रखना ही सही रहेगा, बराबर है ना। तो इसलिए पूरा का पूरा 100% विश्वास रहना चाहिए। ऐसा ही होता है। आज ना कल ये अरिष्ट, ये सब चीज़ें प्रूव हो जाएंगी, ठीक है ना। बहुत सी चीज़ें हैं कि आज वो साइंस नहीं ये कर रहा है, कबूल नहीं कर रहा है क्या, फिर उनमें अभी ऐसी पढ़ाई नहीं हुई। अरिष्ट क्या है, स्वप्न सूचक अरिष्ट क्या होते हैं, वातावरण में क्या अरिष्ट होते हैं, घर में क्या अरिष्ट लक्षण दिखते हैं, उस व्यक्ति में क्या अरिष्ट लक्षण दिखते हैं, इसका भी डाटा स्टडी नहीं है उनके पास। कई सालों के बाद वो भी होगा और तब वो भी मानेंगे, ऐसा है ना। ये सर ऐसा है। आने वाले टाइम में सर जैसे जैसे मॉडर्न साइंस प्रोग्रेस करेगी तो सेम पॉइंट्स प्रूव हो रहे हैं, और हो रहे हैं पॉइंट्स प्रूव, धीरे धीरे हो रहे हैं। तो सर एक्सप्लेनेशन डिफरेंट रहेगी उनकी, क्योंकि क्या है अभी जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो मानवीय क्षमता के दायरे में कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारे जो दायरा है ना, बुद्धि का दायरा, जो कुछ दायरे हैं उसके आजू बाजू ही रिसर्च हो रहे हैं, उसके आगे भी विश्व बहुत है ना। तो इसके वजह से वो ये होता है। ऐसा है। और बोलो। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलो। सर मुझे आज एक रुग्ण के हिसाब से, मतलब एक पेशेंट के हिसाब से नहीं पूछना है, पर एक वैद्य, मतलब हम जब अध्ययन करते हैं और हर एक जो केस आता है, रुग्ण हमारे पास आता है, तो उसका हम हर एक डिटेल अध्ययन करते, तो हम करते करते हैं ना, मुझे ऐसे लगने लगा कि थोड़ा सा हमें मतलब ज्यादा स्ट्रेस होने लगा है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो ये तो मेरा थोड़ा सा रसक्ष है ऐसे मुझे, तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? वैद्यों ने नहीं होना चाहिए, होता है ना, क्योंकि थकान जो है वो हर टाइम फिजिकली नहीं रहती है, मेंटल भी रहती है ना। हाँ, मुझे मेंटली थोड़ा सा मतलब ऐसे इतने दिन नहीं था, लेकिन अभी एक महीने से बहुत ज्यादा होने लगा कि हर एक इसके लिए हम बहुत स्टडी करते हैं और वो केस दिमाग ज्यादा चलाते हैं, हम उसके लिए ज्यादा चलाते हैं और उसको 100% देने के लिए हम इनडायरेक्टली हो ही जाता है, हम कितना भी नहीं सोचते हो ही जाता है, तो उसको हम कि कितना, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, वो तो है। रसायन लेना है, मतलब अभी मैं वही सोच रही थी कि ब्रूहण द्रव्य की, जैसे अगर वात पित्त बढ़ रहा है कि लाइक, देखो हम वैद्य है ना, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। पहली बात तो चीजें बताता हूँ। पहली बात जो टाइमिंग है क्लिनिक बिनिक का, वो जल्दी खत्म करके जल्दी सोने का सोचो। दूसरी बात, जो आहार हम लेते हैं उसमें जो घी का प्रमाण है वो घी का प्रमाण बढ़ाओ। गाय का घी है तो वो ज्यादा लेने चालू करो। क्यों? ये घी जो है वो मंद गुण का है। ये बुद्धिगामी द्रव्य है। मज्जा को ये शांत कर देता है, बुद्धि को ये शांत कर देता है, विचार करने की क्षमता बढ़ाता है। उसके जो गुण देखेंगे घी के, तो वो धी, ध्रुति, स्मृति, ये तीनों पर काम करने वाला है। मीन्स आपकी पढ़ाई करना, पढ़ाई याद रखना और रिकॉल होना, और इस तीनों में ही बुद्धि को शांत रखना, ये जो चीजें है वो घी कर देता है। तो घी का प्रमाण बढ़ाओ। साथ ही व्यायाम, ये सब चीजें रखो। हमारे शरीर में आम होना नहीं चाहिए, इस पर ध्यान दे दो कभी भी। बाकी के लोग कभी भी खाओ कि अध्ययन कर रहे हैं, पर हमें वैद्य को अगर हमारा अध्ययन हो रहा है, हमारा संकीर्णासन हो रहा है, कभी आज पानी पूरी खाई, कभी आज ये किया वो किया, 6 बजे खाना खाया वापस 9 बजे, ऐसे जब कंडीशन लगे तब हमें खुद आम पाचन करना है खुद का।
हमें मालूम है, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ, खुद का आम पाचन करना है। आपको लग रहा है कि 4-5 दिन से मल प्रवर्तन अच्छा नहीं हो रहा है, अग्नि अच्छा नहीं, तो हमें आम पाचन करना ही करना है। दूसरी बात, कृमि की चिकित्सा हमें बीच बीच में लेनी ही लेनी है। बीच बीच में मीन्स 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद बीच बीच में कृमिघ्न औषध ये लेनी ही लेनी है। तीसरी बात, नींद पूरी लेना। जितने हम अपत्य कर सके उतने अपत्य टालना, वो करना है। दूसरी बात, नस्य जो है वो चालू करना। अगर आपकी बुद्धि का काम ज़्यादा हो रहा है, आपको लग रहा है कि वातवर्धन सब हो रहा है, वात प्रकोपित कारण दिख रहे हैं, भारक्षय हो गया है, थकान महसूस हो रही है, तो शाम को नस्य चालू कर लो। अगर घी का नस्य कर रहे हो, गाय के घी का, तो हफ्ते में 1-2 बार ठीक है। और तेल का नस्य कर रहे हो तो रोज नित्य नस्य करो, जितना पॉसिबल है उतना, शाम को, ठीक है। उसमें तेल में आप ब्राह्मी तेल यूज़ करो, आपको जो युक्ति प्रमाण से आपको जो लगेगा वो नस्य चालू करो। दूसरी बात, हम बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, तो बहुत पढ़ने के बाद अभी मैं एक महीने के पहले मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे चश्मा लग रहा है क्या, ऐसे मुझे लगने लगा। मेरे आँखों को ऐसे कि ज़रा पढ़ूँ तो ये टीकाएँ जब पढ़ता हूँ तब लगने लगा रहे थोड़ा दर्द करने लग रहे हैं। फिर देखा तो शायद लगेगा ऐसा चश्मा, ऐसा लग रहा था। फिर मैंने नस्य घृतक ये चालू कर दिया और पादाभ्यंग बहुत ज़्यादा पैरों को तेल लगाना ये सब चालू कर दिया। तो अभी कुछ नहीं आँखों को। तो ये वैद्य के एंगल से हर चीज़ सोचो। आप जाकर वो चश्मा का नंबर निकालो, ऐसा मत करो। हाँ, हमारे क्या कर सकते हैं, हम पादाभ्यंग कर सकते। तो जितना मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे दिनचर्या में आप सबको कवर करोगे, पर जब जब टाइम मिले, देखो हमें मोबाइल पर टाइम ज़्यादा मिलता है, हम प्रेफरेंस पर टाइम रहता है। अगर हमने इसका प्रेफरेंस दे दिया तो हमें मिल जाएगा टाइम। तो पादाभ्यंग करना ये कर दो चालू। हाँ, अभ्यंग करते ही नहीं वैद्य, बाकी लोगों को बोलते हैं, तो अभ्यंग खुद करना। अभ्यंग से क्या होगा, वात का शमन होता है, चलगुण का शमन होता है, और इनडायरेक्टली बुद्धि का भी चलगुण कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो वैद्य ने करनी चाहिए। और बहुत भी चीज़ें अभी याद तो इतनी आ रही है मुझे, ठीक है। व्यायाम जो है वो करना चाहिए। कई बहुत स्थूल हो जाते हैं वैद्य, फिर आलस आ जाता है, मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते, है ना, ज़्यादा पेशेंट लोग थक जाते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो नित्य क्या ज़्यादा व्यायाम नहीं कर सकते तो आप सूर्य नमस्कार निकाल सकते हो, ये सब चीज़ें चालू कर दो। तो इतना अगर चालू करोगे, शिरोअभ्यंग करना, अगर दिमाग का ही काम ज़्यादा है तो शिरोअभ्यंग होना चाहिए रोज, कर्ण पूरण होना चाहिए, है ना। तो ये जितना हमारे हाथ में इतना तो चालू करो। बाद में वो क्या बोलते हैं, नियतकालीन जो रहता है कर्म विपाक, जो फल बीमारी रहती है, वो तो किसी ने ये नहीं कर सकते हम, पर अपने हाथ में क्या क्या इतनी चीज़ें हैं, ये करते जाओ। क्लिनिक में बैठते बैठते लग रहा है तो एक शुंठी थोड़ी लेनी खानी, आम पाचन होना चाहिए ना, क्योंकि हमें नित्य शोधन के लिए टाइम नहीं मिलता। जब वमन करना रहता है तब पेशेंट का लोड ज़्यादा रहता है, विरेचन करना रहता है तब टाइम नहीं मिलता। तो आपका नित्य शोधन ऐसे होना चाहिए, पाचन नित्य होना चाहिए। हफ्ते में 1-आध बार एरेंडेल तेल लेना, एरेंडेल लेना, वो दूध में डालना, मिक्स करना और ये लेना, ऐसे कर सकते हो। आप 40-45 प्लस हो तो एरेंडेल तेल जो है वो हफ्ते में 2-3 बार तो लेना ही लेना है। ऐसे करो। अग्नि भी अच्छा हो तो रसायन सेवन के लिए आप च्यवनप्राश खा सकते हो, या फिर इतना अगर नहीं आपको खाना है तो आंवले लेना और आंवला का मुरब्बा करना, है ना, तो वो करना, वो आप रोज खा सकते हो। ऐसे कर सकते हो आप। वो भी नहीं आपको हो रहा है तो रसायन चूर्ण रहता है, आवड़ा अमृता और ये, तो ये जो रसायन गोक्षुर ये जो है वो चूर्ण लेते जाओ। आँखों के लिए आपको लग रहा है कि आँखें बहुत तकलीफ का काम कर रही है तो त्रिफला घृत और मधु के साथ रोज रात को सेवन करते जाओ। ऐसा कोई ना कोई तो रसायन सेवन करते जाओ, ठीक है ना। आपको लग रहा है बहुत शरीर में भारक्षय है, ऐसा कुछ है, तो शतावरी कल्प नित्य सुबह लेते जाओ। गाय का दूध पी सकते हो तो गाय का दूध रोज पिया करो। तो ऐसे अगर चीज़ें करोगे तो जो एजिंग प्रोसेस है वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है ना। और आप ये मल्टीटास्किंग कर पाओगे, नहीं तो फिर थक जाते हैं फिर लोग, है ना, ऐसे होते। अभी देखा जाए ना तो अभी जो युवा वैद्य है, युवा जो लोग हैं वही ज़्यादा बीमार हैं। आपको भी मालूम, देखा आपने होगा, किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ तो बीमारियां है ही। तो ये गलत है ना, क्योंकि आप ही फिर लोगों की रोग दूर करने वाले हो
और आप ही अगर बीमार पड़ोगे तो कैसे रोग आप दूर करोगे, है ना। तो इतनी चीज़ें, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो तो करते जाओ वैद्यों ने। बराबर है कि नहीं? जी सर। ऐसा है। तो बहुत वैद्य हमने देखे होंगे कि बहुत पेशेंट करते फिर भी काम रहते हैं, है ना। ये घृत का सेवन होना चाहिए। ये मंद गुण है ना, ये बुद्धि को शमन करने वाला जो काम है ना, वो घृत से होता है। हाँ, शिरोभ्यंग से होता है, कर्णपूरण से होता है। तो ये चालू करना चाहिए, है ना। तो थक नहीं जाओगे आप, कितना भी पढ़ो थकना नहीं है ना। और सर मुझे जमादग्नि सर याद आते हैं। जब मैंने उनको देखा था ना उनके क्लिनिक में, तो 4-5 साल पहले, तो सर को देख के जैसे वो कितने एनर्जेटिक है आज भी। देखो ना, इतने पेशेंट करने के बाद वो फ्रेश रहते हैं 10-11 बजे तक। तो ये होना चाहिए। और रुग्ण जो है ना, रुग्ण की बीमारी है वो, अभी रुग्ण गया, हमारे दिमाग से जाना चाहिए। वो बैक ऑफ द माइंड दिन भर यही नहीं चलना चाहिए। तो क्या हो जाता है, थक जाओगे। 1-2 रुग्ण हो गए तो आप वही सोचते, पर बहुत अगर रुग्ण आप करोगे एक दिन में 20, 25, 25, 30, तो फिर आप वो क्या होता है, आपके दिमाग को आदत ही लग जाती है कि आप नहीं सोचते ज़्यादा, ठीक है ना। तो ऐसा रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा खुद को भी समय देना, ठीक है ना। हम अच्छे रहेंगे तो हम दूसरों को अच्छा कर सकेंगे। तो ऐसा करो, है ना। ऐसी चीज़ें हैं। और हमें बहुत फास्ट दौड़ना नहीं है। जो दौड़ लगानी है वो बहुत समय तक लगानी है, ये सोचो। तो उस हिसाब से हमारा जो दिनक्रम है, हमारे जो ये है वो करना। हम वैद्य, हमें तो मालूम है सब की चीज़ों की अहमियत, अभ्यंग की अहमियत, व्यायाम की अहमियत। तो हमें पहले ये फॉलो करनी चाहिए चीज़ें, है ना। ऐसा है। और हाँ, एक आधा प्रश्न लेंगे। आज डिस्कशन कम और बाकी की चीज़ें ज़्यादा मैंने बोली है। बोलो, और कुछ है क्या? बराबर है कि नहीं? आपको विचार सब ये होते, एग्री है आप? यस यस। हमने कॉलेज लाइफ में थे, ऐसे मैं ये नहीं कर रहा हूँ कंपेयर, पर हम 5 बजे उठते थे। तब मोबाइल ही नहीं था। पहली बात तो मोबाइल ही अभी सब कुछ आ गया। हमारे टाइम पे तो नहीं था मोबाइल। हाँ, जब 3rd ईयर लास्ट में थे तब वो मोबाइल आ गया। तब इनकमिंग के भी पैसे लगते थे और ये था। तब कुछ अलग टाइम पास क्या करना, मीन्स अलग से बुक पुस्तकें पढ़ना, यही टाइम पास रहता था, ठीक है ना। और फिर कभी कभार वो जो इंटरनेट जो है वो कभी कभार साइबर कैफ़े में जाओगे तब वो इंटरनेट दिखना और सब ये सब था। तो अच्छा समय था कि बाकी की पढ़ाई हो सकी, है ना। तो अलग अलग पुस्तकें पढ़ना यही टाइम पास था। अभ्यास की किताबें छोड़कर दूसरी कोई किताबें पढ़ना। फिर ये जब मोबाइल चालू हो गया ये सब चीज़ें, तो अभी जो प्रॉब्लम बढ़ गए हैं, है ना। ऐसा हो गया। कोई ऐसा अभी टाइम मिला है ना, इसलिए मैं कुछ पढ़ते बैठूं, ऐसा होता ही नहीं। हाँ, बस स्टैंड पर जाओ, रेलवे स्टेशन पे जाओ, है ना, सब मोबाइल में रहते हैं। और वेस्ट समय का जो बर्बादी है ना, वो बहुत हो रही है। ऐसा है। पहले के ज़माने में देखो ना, स्टेशन पर जाओ, कोई किसी के हाथ में पुस्तक रहता था, न्यूज़पेपर रहता था। हाँ, इस ऐसे समय लोग व्यतीत करते थे। अभी ये सब हो गया है, क्या करें। अभी काल के अनुसार हो रहा है सब कुछ। ऐसे। और है कुछ प्रश्न? नहीं तो क्या होगा, ये डिस्कशन है और मैं अलग ही बोल रहा हूँ। कल निकालो प्रश्न, कल भी डिस्कशन रखेंगे। हाँ, दिन भर पढ़ो कुछ तो और प्रश्न निकालो, या फिर जो पेशेंट हो उसके बारे में पूछो।
और कुछ है क्या प्रश्न मैडम? है किसी के पास प्रश्न? ठीक है, ओके, कल करेंगे। हाँ, आप निकालो प्रश्न तब तक दिन भर। जी सर, जी सर। ओके, ठीक है सर। चलो बाय बाय। धन्यवाद। ओके, शुभ रात्रि।